बात आ गई समझ में। तो बात यही है, मेन जो हमारा एम है वो है, आप यहाँ पढ़ने आए हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आईआईटी के एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसके लिए हमें क्या है, नॉलेज होगी तो जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में उनको हम क्लियर कर पाएंगे। नॉलेज के लिए ये है कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पास साथ में एक ही दिक्कत आती है कि जो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कई बार हम क्या है, दो डिसीजन होते हैं हमारे, या तो हम उसको पूछते नहीं हैं, मतलब उसको क्लियर नहीं करते हैं, या फिर हम उसे क्लियर कर लेते हैं। जो क्लियर नहीं करते हैं वो धीरे धीरे करके कुछ नॉलेज उनकी कम होती जाती है, क्योंकि जो हमने डाउट क्लियर नहीं किया उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर नहीं होते हैं, साल भर हमें परेशानी होती है। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। और बस सीधी सी बात है, एक ही बात है, जो भी डाउट है ऑन स्पॉट पूछ लो, पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखो, पढ़ते जाओ। ठीक है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो बता देना। ठीक है, तो कुल मिला के ना डाउट रहनी चाहिए ना प्रॉब्लम रहनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को इससे पहले जो क्लासेज हुई हैं उसमें आपको सीट वगैरह के बारे में कुछ बताया, मॉड्यूल में क्या क्या होगा, हमें क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ बताया है आपको? जो मटेरियल मिलेगा उसमें क्या क्या मिलेगा, ऐसा कुछ बताया किसी ने? इससे पहले जो 2 क्लास हुई होंगी ना आपकी, तान्या, विशाल, बताया कुछ? बताओ, कोई नहीं बता दिया है, सब क्लियर है? ठीक है, मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, एक सेकंड रुको। जैसे ये आपका मैथमेटिक्स का मॉड्यूल है, ठीक है, दिख रहा है सबको? इसमें आपको यहाँ टारगेट लिखा हुआ है, जेईई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, इसके बाद में यहाँ टॉपिक लिखा होता है जिसकी ये है, जैसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव 12th क्लास की है, लेकिन कॉन्सेप्ट मतलब जो कंटेंट है वो लगभग ऑलमोस्ट सभी में एक ही टाइप से होता है। एक सेकंड हो जाओ, एक स्टूडेंट और आ रहा है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल जो है ऐसे आपको मिलेंगे। आपको मिला है क्या मॉड्यूल मैथमेटिक्स में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1, कुछ मिला है ऐसा? नहीं मिला है, आपको मिलेगा, मटेरियल मिलेगा। ठीक है, और क्या है कि जैसे ऑफलाइन में अगर हो तब तो क्या है, हम ऑन स्पॉट पहले दे देते हैं पहली क्लास में, है ना। अभी ऑनलाइन में आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो इसलिए शायद नहीं मिल पाया होगा। बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा ये। ठीक है, कंटेंट यही रहेगा, यही सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले अपन को जो थ्योरी रहती है, मतलब जो भी है, जो भी हम पढ़ाएंगे ना वो सब थ्योरी रहेगी। इसमें थ्योरी रहती है, सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते हैं। ठीक है, साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी रहते हैं। वो तो सब जगह होता था, जैसे आप लोग पहले जब पढ़ते थे 10th क्लास में तो एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई, तो जैसे उसमें रहता है कुछ थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज। लास्ट में अपन के पास जैसे जो रहेगी मैथमेटिक्स में, यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ टाइम बाद में आप देखोगे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है ना एक्सरसाइज 1। ठीक है, इसमें क्या ऊपर लिखा है सेक्शन है, कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जैसे हमने फर्स्ट डे या 2 दिन में या 3 दिन में जितना भी है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग्स, इतना अगर हमने पढ़ लिया तो आपको होमवर्क दे देंगे, मतलब होमवर्क दे दिया जाएगा। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे, इसी सीक्वेंस में आपको शीट सोल्व करनी है। 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट होते हैं पहली एक्सरसाइज के। पहला सब्जेक्टिव होता है पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2 आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में इसमें पार्ट 3 भी होता है, मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन। जैसे वहाँ आते हैं ये सब लोग आप देख लेना। एक्सरसाइज 2 में 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जो एडवांस में भी पूछे जाते हैं। और पार्ट 2 इंटीजर टाइप का होता है। आजकल है ना, आपको पता ही होगा, किसी ने अगर देखा हो, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन किया, उसका सॉल्व करने पर अगर मान लो 12 आंसर आया और उन्होंने कहा यहाँ पे से डबल डिजिट में आंसर दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, मान लो अगर ऐसा है तो ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 3 में 1 और मोर करेक्ट, मतलब किसी भी एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कि रूट 2 एच ए, 10th क्लास पढ़ के आए हैं, रूट ए
फर्स्ट ऑप्शन मान लो अपन का है रियल नंबर, सेकंड ऑप्शन है आपका रेशनल नंबर, ये क्या है आपका रियल नंबर, ये है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, और ये आपका है इंटीजर या पॉजिटिव नंबर। हाँ जी, तो बताओ सब लोगों को समझ में आ गया होगा। विशाल तिवारी, वेरी गुड। पहली बात तो √2 क्या है, रियल है, रेशनल नहीं है, क्या है ये रेशनल है, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी बताओ। पॉजिटिव है √2 तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, यही है आपका जो पार्ट 3 मिलेगा ना आपको, उसमें यही मिलेगा 1 और मोर करेक्ट, ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद में जो पार्ट 4 होगा उसमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद इस बार एग्जाम देने का मौका नहीं लगा, नहीं तो इस बार आपने देखा होगा ना कि कुछ केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी इस बार डाले थे पैटर्न में ना, सैंपल पेपर में। तो ऐसा ही कुछ मानो कि कोई कॉम्प्रिहेंशन दे दिया कि भाई ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ो, और आप कुछ 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, इनके आंसर निकालो, तो वो पार्ट 4 में रहेगा। ये सब आप देख लेना, इनको रटने की या ऐसा कुछ, बस मैं समझा रहा हूँ कि हमारे पास मिलेगा क्या, हमें क्या कंटेंट है, कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ क्या है कि जैसे आईआईटी की एग्जाम हो, आईआईटी के एग्जाम में कई बार एक नया मतलब उन्होंने कुछ थ्योरी बना दी, और वो आपका माइंड चेक करना चाहते हैं, देखो बच्चा कितना पकड़ता है। बहुत सारी चीजें जैसे आपको ऑलरेडी आती हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, नया बना दिया थ्योरी, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि उसको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो, जितना वो कह रहा है उसी हिसाब से चलो। कहने का मतलब ये है, अगर वो कह रहा है कि हम √2 को रेशनल मान रहे हैं, तो आप रेशनल मान लो उसे, वो जो कह रहा है, मतलब उसने कह दिया ना कि भाई हम रीडिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशंस को, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 3 आती है। एक्सरसाइज 3 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में आपको जो आईआईटी में यानी कि जेईई एडवांस में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको मिले जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा ऐसा तो नहीं है, आईआईटी तो बहुत पहले से चल रहा है एग्जाम, लेकिन आपको प्रीवियस के मान लो 10 साल के, पिछले 10 सालों के या 11 सालों के आपको मिल जाएंगे उसमें। प्रीवियस वैसे लास्ट 10 ईयर्स के मिलेंगे जहाँ तक है ना। तो और इसके बाद जो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में आईआईटी के क्वेश्चंस हो गए, मतलब एडवांस के, और पार्ट 2 में आपको मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ये तो रही अपनी इसकी बात, ठीक। अब आप क्या करना कि मैथमेटिक्स में आप एक कॉपी बनाओगे, कॉपी बनानी ना आप लोगों को, तो एक आप जो रजिस्टर बनाओगे, एक तो आप रखना थ्योरी के लिए जो हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी जो आप रखोगे, जो हमने अभी बताया ना आपको, ये मॉड्यूल स्टेप से इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनके सॉल्यूशंस हमें उसमें लिखने हैं कि एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर ये, उसको ऐसे। लेकिन ध्यान रखना, इनको जैसे स्कूल में अपन होमवर्क करते हैं ऐसे मत करना, जैसे अपन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करना, कि हमें तो क्वेश्चन समझ बस इतना आना चाहिए, फटाफट जितना स्पीड से कर सकते करो, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, नॉर्मल मतलब समझ गए ना आप। ऐसे समझो कि आप अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 2 महीने बाद अगर हम उसी क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करें, ठीक है, और अगर हमें वो क्वेश्चन में फिर से डाउट आ जाए, तो एक तो होता है कि टीचर से पूछना, एक होता है कि हमारे पास अगर सॉल्यूशन होगा तो हम खुद ही देख लेंगे उसको, ठीक है। तो आप इसलिए सॉल्यूशन ऐसा बनाना कि दोबारा अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया है, ठीक है। क्वेश्चन ही सॉल्व करना है और साथ के साथ में सॉल्यूशन बनते जाएंगे ऑटोमेटिक, अलग से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत अपन को नहीं करनी है। सेकंड जो है वो मतलब मैंने बता दिया किसकी, सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो सॉल्यूशंस भी आपको 2 प्रकार से 2 कॉपी बनाना सॉल्यूशंस की भी, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में एक कॉपी तो हो जाएगी आपकी इसके लिए, मॉड्यूल के लिए, शीट के लिए, है ना। और दूसरी जो कॉपी होगी वो आपकी होगी डीपीपी के, एक होगा डीपीपी, ये भी आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमने कुछ पढ़ा और हमें लगा कि ये पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है,
तो ये अपन स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में भी कुछ मटेरियल वगैरह कुछ मिला है क्या अभी तक? कुछ नहीं मिला है अभी तक? आपको कोई मटेरियल वगैरह मिला है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिला? ठीक है, तो आज आपकी पहली क्लास है, आप लोगों को जो भी हम होमवर्क या किसी से भी देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को बाय चांस नहीं मिले या नहीं मिला, मतलब किसी या कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसका मैं पहले ही बोल चुका हूँ, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब सारे फैकल्टीज के, नॉन एकेडमिक के कॉन्टैक्ट नंबर आपके ग्रुप जो बनाया ना आपका, उसमें सब लोग एडेड हैं, उनमें आप किसी को भी इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये है कि परेशान मत रहना, जो भी परेशानी है उसको बता देना, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डीपीपी का में क्या होगा कि जैसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें हर डीपीपी में लगे हुए, जैसे एडवांस पैटर्न की अगर कोई डीपीपी होगी उसमें 8 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ रहेगा पैटर्न। ठीक है, तो मान लो किसी डीपीपी में 10 क्वेश्चन है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब जैसे आपको पहली जो बुकलेट मिलेगी उसमें लगभग 18 डीपीपी हैं, और हर डीपीपी में 8 या 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उनको आप सॉल्व करना, उनका भी अपन डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ये मान के चलो कि आज या कल मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, साथ के साथ में होमवर्क भी दे दूंगा, क्योंकि जो पहली हमारी डीपीपी है, ध्यान से सुनना, जो हमारी पहली डीपीपी है वो पिछला हमने जो 10th तक का पढ़ा है अभी तक, उस पर बेस्ड है, ताकि आपको क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। जैसे रियल नंबर, रेशनल नंबर, इन पर बेस्ड बहुत सारे जो क्वेश्चन है। रेशनलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, तो आप लोगों से सॉल्व करना। और देखो, अगर डाउट आ जाए तो परेशान मत होना, ऐसा नहीं कि, मतलब मैं तो ये कहता हूँ, बुरी से बुरी स्थिति ये हो सकती है किसी स्टूडेंट की कि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बना, इससे बुरी तो कुछ नहीं हो सकती। अगर ऐसा भी हो जाए तो भी हम यहाँ किस लिए आए बताओ? सीखने के लिए। तो इसलिए परेशान मत होना, आप सारे के सारे डाउट पूछना, जब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे तो बताओ नॉलेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई जो हमें नहीं आता था, हमने 8 क्वेश्चन सीख लिए नए, तो ऐसे क्या है, धीरे 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 आप सोचो, आपके जितने भी डाउट्स आते जाते हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लोगे। यानी अगर आप सीट सॉल्व कर लेते हो, मॉड्यूल हमारा बीपीपी सॉल्व कर लेते हो, जो हम पेपर देंगे रेगुलर बेसिस पर, मतलब जैसे 20 दिन हमने पढ़ लिया, 21st डे को अपन ने एक पेपर कर रख दिया हम लोगों का, उस पेपर के जितने भी, जैसे मान लो जेईई मेंस पैटर्न का है तो 30 क्वेश्चन आ गए, 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में, टोटल 75 क्वेश्चन है, वो आपने क्लियर कर लिए, तो सोचो आपके पास बहुत कलेक्शन हो जाएगा 2 साल में, तो 11th और 12th में आपको एग्जाम देनी है। तो अगर ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानो आप 100% आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर आपने इरेगुलरिटी रखी, एक तो क्लास में रेगुलर आना, टाइम से आना, सबसे पहला है कि रेगुलर आना, उसके बाद टाइम से आना। 9 बजे क्लास है, आप 2 मिनट पहले एंटर हो जाओ, 10 बजे क्लास है, 2 मिनट पहले एंटर हो जाओ। समझ में आ रहा है? इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, जैसे हम आए, अटेंड कर लिया, पूरा समझ लिया, जो भी डाउट है क्लियर कर लिए, घर जाके जैसे कि सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं तीनों, उसके बाद में पहला काम हमारा ये है कि हमें तीनों क्लासेस में जो भी पढ़ाया है उसे हम रिवाइज करें। समझ में आया? ये जरूरी है, सेम डे जो पढ़ा उसे उसी दिन रिवाइज करो। आप याद, मतलब ध्यान रखना, देख लेना, आप लोगों को बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये काम करना है रिवीजन का। रिवीजन हमें रेगुलर बेसिस पर करना है। कुछ बच्चे आप ऐसे देखो, आपने भी अभी 10th की एग्जाम देने वाले थे, अगर एग्जाम होती तो आपके ऐसा होता है कि भाई अब एग्जाम आने वाली हैं, या स्कूल में भी जो भी एग्जाम्स होती हैं तो अपन बहुत परेशान रहते हैं 1-2 दिन पहले। तो वो परेशानी उन्हीं लोगों को होती है जो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और जो रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई रिवीजन सब कर रहे होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी वजह 10 दिन बाद लो या आज ले लो एग्जाम, कभी भी ले लो, ऐसे ही आप लोगों को रहना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सीट, डीपीपी, ये सब आपको करना है। चलो, मैं ऑलमोस्ट आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना, अगर स्पीड कमजोर है धीरे धीरे बढ़ाओ अपनी। ठीक है, स्पीड भी चाहिए इसमें और एक्यूरेसी भी चाहिए। अगर हम सिली मिस्टेक्स होती हैं जल्दी जल्दी में, वो भी गलत है, और बिल्कुल ही हम आराम आराम से कर रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो फिक्स टाइम मिलेगा भाई, इतने ही टाइम में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, रिटर्न में ऐसा नहीं है हमने 10 लाइन का अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है उसमें से 8 लिख दी तो 8 लाइन के हमें नंबर मिले, नहीं, यहाँ तो फाइनल आंसर जिसका करेक्ट होगा उसी को नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस रखना है। ठीक है, चलो मैं आज पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ये मुझे इसलिए बताना जरूरी था कि भाई हम आए हैं तो हमें करना क्या है। ठीक है,
और इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे सब लोग, तो जिन्होंने भी रिप्लाई किया है वेरी गुड। तो आज अपन जो पढ़ेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक 10th क्लास का क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो देता हूँ। बस ऐसे ही, ऐसे मत समझना कि बस ऐसे ही जान रहे हैं कि भाई आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, पढ़ाएंगे हम सब कुछ यहाँ 11th में। जो जैसे आप ले, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। बोर्ड में से हटाया तो नहीं था ना एग्जाम का, जो सिलेबस कट किया था उसमें से 10th में? ठीक है, था विशाल। चलो तो क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये ऐसे पूछता हूं मैं आप लोगों से, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें ये 0 हो सकता है क्या? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो सकता है क्या? आयुषी, नहीं हो सकता। तान्या, वेरी गुड, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ही यानी ये ही अगर 0 हो जाएगा तो फिर, वेरी गुड आकांक्षा, तो अगर यही 0 हो गया तो खत्म हो जाएगा ना, फिर 2 डिग्री की इक्वेशन रहेगी, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि इससे तो हमें ये पता चल गया कि ये 0 नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, राशि, वेरी गुड। अब आप लोगों को इसका डिस्क्रिमिनेंट याद है? डिस्क्रिमिनेंट नाम की एक चीज होती थी, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है? वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होता था। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि डी पॉजिटिव है तो क्या कहानी होगी, डी नेगेटिव है तो क्या कहानी होगी, और डी 0 है तो क्या कहानी होगी। वेरी गुड विशाल। तो डी अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल एंड, ये एक बात और बता देता हूँ, ये आप लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना अभी 10th क्लास में, अपन 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। जैसे अपना पहला पहला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा FOM 1, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1। ठीक है, और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वाड्रेटिक ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहोगे सर ये तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके, तो 10th में जो पढ़ा है वो हमने इसका ही एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है, जबकि हमें इसे और डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ चुके हो ना उसे हम फिर रिवाइज करवाएंगे, मतलब पूरा वो तो पढ़ोगे ही, उसके अलावा और पढ़ोगे डेप्थ में, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने एपी पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th में। ठीक है, हमारे यहाँ पे इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें आप लोगों ने जो एपी पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो तो हम पढ़ेंगे ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, एचपी, है ना, एजीपी, यानी बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इसे। तो इसलिए क्या है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। किसी ने अगर 10th तक जो भी पढ़ा है उसकी जैसी भी स्थिति रही हो, उसने पढ़ाई नहीं की हो, नॉलेज नहीं है, उसने पढ़ाई की, नॉलेज है, किसी भी स्थिति में हो, आप तो अभी जो पढ़ाई स्टार्ट हो रही है आपकी उस पर पूरा फोकस रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैंने कह दिया ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मान लो। आपको अगर कहीं भी कोई डाउट है बस पूछते चलना, डाउट क्लियर करोगे तो फिर, डाउटलेस रहोगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जो भी होमवर्क देते हैं उसे टाइम से करते चलना। तो ये सबको पता है, डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होंगे, रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, ये सबको पता होगा, नहीं है तो याद रखना। और इसका डी अगर 0 हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, जल्दी बताओ, रियल एंड इक्वल। और अगर डी नेगेटिव हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो रूट्स क्या हो जाते हैं, जल्दी बताओ, इमेजिनरी। ये सब मैं पढ़ाऊंगा अभी, बस ये कि हमें आता है, मतलब हम पढ़ चुके हैं, तो बस रिमाइंड करवा रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इनसे रिलेटेड में क्वेश्चन, देखो मैंने पहले थ्योरी समझा दी ना सबको। अगर ऐसा ऐसा आता है तो मैं क्वेश्चन दूंगा, उनके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि भाई किसकी क्या कहानी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जैसे अगर मैंने कहा कि फाइंड, इनको अपन क्या बोलते हैं, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, और क्लास में ऐसी प्रेजेंस होनी चाहिए फुल्ली एनर्जेटिक, मतलब तुरंत क्वेश्चन दिया तुरंत सॉल्व कर दें, और ये होना चाहिए, हम सबसे पहले बताएंगे
ये जोश अगर सब में रहेगा तो कंपटीशन भी रहेगा सब में और एक दूसरे से मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। बताओ क्या आएगा इसका, नेचर ऑफ फ्रूट्स मतलब ये बताना है। वेरी गुड। हाँ आयुषी वेरी गुड। आकांक्षा, विशाल, शाबाश। तो ये कहानी है, इसमें बहुत इजी है कि अपन डी निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अभी बताया था फॉर्मूला। बी क्या है यहाँ पे -4, तो बी स्क्वायर -4, ए आपका 1 है और सी आपका 9 है। तो यहाँ पर आ गया 16 माइनस नेगेटिव आ रहा है। अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स रियल नहीं होंगे, इसका मतलब नॉट रियल। नॉट रियल कह लो या इमेजिनरी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरह की बातें तो हम कर लेंगे। एक अब ये जो पढ़ लिया है इसके बाद में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके अगर दो रूट हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा सम ऑफ रूट्स, याद है, इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जल्दी बताओ। -b/a, याद है क्या। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन c/a। वेरी गुड आयुषी, ठीक है। ये अपना तन ऑलमोस्ट सभी लोग बता रहे हैं, वेरी गुड, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं मतलब। चलो अच्छा है, सभी लोग अच्छे हैं, मतलब मुझे लग रहा है इस बार अच्छा रिजल्ट निकलेगा अपना, है ना। मेहनत करना आप लोग, है ना, सबका फायदा है, आपका भी और हमारा भी। भाई आप रिजल्ट अच्छा लाओगे, आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा, अच्छी एजुकेशन पाओगे, ठीक है। और अच्छा रिजल्ट अगर आप दोगे तो ऑब्वियसली बात है हमें तो फायदा होगा ही। भाई हम कह पाएंगे ये हमने पढ़ाया इन बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए आप भी मेहनत करो, हम तो करेंगे ही, ठीक है। आप भी करोगे, दोनों की मेहनत जब मिल जाएगी तो बहुत, ये समझो कि शानदार काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहें कि चलो ये समझ में आ ही गया, तो इक्वेशन x² - 5x + 7 = 0 के मान लो रूट्स हैं अल्फा बीटा। मैंने ऐसे लिख दिया है, लैंग्वेज वाइज नहीं लिख रहा ताकि टाइम बचे। इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, जल्दी बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। ये फॉर्मूले हैं आपके पास, अगर किसी को नहीं भी पता है तो भी बता सकते हैं, फॉर्मूला लगा दो, कितना आएगा। -b/a, ये तो फॉर्मूला है, तो -b/a, माइनस b कितना है जल्दी बताओ। b की जगह क्या लिखा है, देखो कंपेयर करो, b की जगह क्या लिखा है -5 और a कितना है 1, तो आपका आ गया 5। ये फॉर्मूला है, इसमें a b c की वैल्यूज पुट करनी है बस, ठीक है। ये 5 आ गया, -5 नहीं 5 आएगा, ठीक है। -b/a, तो देखो माइनस लगाया, b कंपेयर करो, b x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है -5, तो -5 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ए क्या है, ए है x² का कोएफिशिएंट, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 से डिवाइड कर दिया 5 आ गया सबको समझ में। अब ये तो हो गया इतना। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर ये समझ में आ गया तो कंपेयर करके बताओ मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा। आयुषी वेरी गुड, ऋषि, आकांक्षा शाबाश, ऋषि नहीं राशि, सॉरी। अल्फा बीटा c/a होता है, ठीक है। आ गया समझ में। c क्या है जल्दी बताओ, कांस्टेंट कितना है 7, ये कितना है x² का कोएफिशिएंट 1, तो 7 आ गया। अच्छा ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, श्रेया वेरी गुड, ठीक है। ये तो क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब बात आती है कि इनको यूटिलाइज करके और बहुत सारे रिजल्ट आपने निकाले होंगे शायद, है ना। नहीं निकाले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप बताना। थर्ड क्वेश्चन कि आप बताओ 1/α + 1/β कितना होगा। 1/α + 1/β कितना होगा, जल्दी बताओ। अरे इसकी जरूरत है मुझे।
हाँ, आयुषी। ठीक है विशाल, लिख तो दिया आपने, आंसर निकालो, वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पता है ना अपन को। ठीक है आकांक्षा, वेरी गुड। श्रेया, शाबाश। तो कुल मिला के अपन को कुछ नहीं करना है इसमें, आसान बात है, एलसीएम लेना है। एक तो क्या है, एक छोटी सी आदत डालो आज से, है ना। एक तो क्या है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, अपन को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये अपनी ही फैमिली है। अपनी फैमिली में अपनी बात रखने में कोई हिचकिचाता है कि नहीं हिचकिचाता। सामने वाले में अगर किसी से बात करें तो अपन को डर लगता है कि पता नहीं अगर हमने गलत आंसर कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। अरे ये सब अपने ही लोग हैं, और अपन को आपस में मिलके ही मेहनत करनी है। ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करो कि भाई ऐसा नहीं गिराना है, उठाना है सबको। तू भी बढ़, तू भी मेहनत कर, मैं भी मेहनत करूंगा, देखते हैं कौन आगे बढ़ता है, तो मजा आएगा उसमें। ठीक है, इसलिए आंसर देने में कभी भी ढील नहीं बरतनी है, जिसका आ जाए, जितना भी आ रहा है, गलत आए सही आए दे दो आप तो। अरे गलत होगा तो कोई बात नहीं, सही कर लेंगे उसे, आंसर जरूर देना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आपका बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा ही है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, आया आपका 5, अल्फा बीटा आपका आया 7, तो ये आपका 5/7 हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये सब अपनी पुरानी नॉलेज है, रिवीजन हो रहा है, और इसको हम इस बार फिर पढ़ाएंगे तो आपका फिर से ये मान के चलो कि अपन को पढ़ना ही है, ये तो काम का ही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ इररिलेवेंट। जैसे क्या है, ज्योमेट्री जो आप लोगों ने पढ़ी है वो ऑलमोस्ट मान के चलो कि कुछ काम नहीं आएगी, जो ज्योमेट्री पढ़ी है। ठीक है, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, हाँ कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं आएगी, कुछ कुछ कभी कभार काम आ जाएगी, ऐसा नहीं कि हम उसको पढ़ने वाले हैं, उसको बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे। बाकी जो भी कुछ पढ़ा है ऑलमोस्ट सब काम आएगा। ठीक है, फोर्थ, अच्छा बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। शाबाश, वेरी गुड। निकालो सभी लोग निकालो, आकांक्षा। ठीक, चलो तो अब अपन जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं। देखो ये अगर किसी को याद हो, अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है बताओ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, बताओ क्या होता है जल्दी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमने यही क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है, और ये हमें निकालना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में आता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस किस में आता है जल्दी बताओ। एक तो आता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में, और एक आता है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में, सबको पता है ये। लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ कितना लिख दो 5, तो ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और 2 अल्फा बीटा कितना है 7, ये आपकी कहानी हो गई। तो यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 11 आ जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, चलो तो ये कहानी अपनी पुराना जो पढ़ा है उससे रिलेटेड थी। अब अपन आज से स्टार्ट करते हैं 11th की कहानी। तो उसमें लिखो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। इन शॉर्ट अपन इसको बोलेंगे FOM1, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें अपन जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे सेट्स। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेट्स। तो आप लिख लेना सेट्स। अब सेट क्या होता है,
जैसे सेट क्या होता है, अपन के दिमाग में आया सेट, तो सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। तो लिखो, ए सेट इज ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined objects। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें आप लोग जो है ये जो क्या नाम है, ऐसा तो नहीं बहुत छोटा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना ये जो भी लिख रहा हूं? क्लियर दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा है कहीं देखने में दिक्कत आ रही हो ना? बता देना ऐसी कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये आपको सबको समझ में आ ही गया कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो वेल डिफाइंड है इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड क्यों कहा हमने? वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से जो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारा होता है, लेकिन अगर जब तक आप उसे अच्छी तरह वेल डिफाइंड नहीं, मतलब अच्छी तरह परिभाषित नहीं करोगे हिंदी में और अच्छी तरह डिफाइन नहीं करोगे तो आप उनका कलेक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो बात आएगी सर, ठीक है, इसमें अपन पहले थोड़ा लिख लेते हैं फिर मैं इसको और समझा देता हूँ, ठीक है। अभी तो आप लिख लो, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इसमें लिख लो, सेट्स आर जनरली denoted by capital letters। Sets are generally denoted by capital letter। कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, उसमें लिख लेना जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एटसेट्रा। एंड elements of a set are denoted by small letters। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो A is set of prime numbers less than 10। प्राइम नंबर जानते हो सब लोग? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर्स जो पहली बात तो 1 से बड़े हों और जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, एक तो 1 और एक खुद नंबर, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा कौन होता है? जैसे इसमें अपन लिखेंगे जो सेट ए है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम और 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ठीक है। 2, 3, 5, 7, इसके बाद कोई नहीं है। 2, 3, 5, 7, तो ये 4 प्राइम नंबर्स हैं जो कि 10 से छोटे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर तो पता है ना सबको? ठीक है, कोई भी चीज अगर ऐसी टर्म लगे जो नहीं आती तो बता देना, ठीक है। ये लिख लिया सब लोगों ने? यहां तक लिख लिया सबने? बचा तो नहीं किसी का? हाँ, अब ये वेल डिफाइंड का मतलब ये है, जैसे कई बार अब मैं आप लोगों से कहूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सेट। आपको जैसे मान लो पहला आया कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो सेट है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 10 से छोटे प्राइम नंबर्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है। लेकिन अब मैं और कहूं कि कलेक्शन ऑफ, आप लोग बताना, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, जल्दी बताओ। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स कौन कौन है, जल्दी बताओ। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। कुल मिला के मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी वो कह रहा है, अगर उनके एलिमेंट्स को आप, उनके सारे एलिमेंट्स को अगर आप निकाल के रख दो या दिखा दो कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, तो सेट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं अभी आपसे कहूं कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, कलेक्शन ऑफ टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन दी वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो क्या? ये नहीं है, नहीं बता सकते, क्योंकि सेट वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि पता नहीं, आप हर व्यक्ति से पूछोगे ना, किसी से भी, तो वो अलग अलग नाम देगा। किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को बहुत बुरा लगता है, कि मतलब ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। टॉप 10 की जब बात आ रही है, तो किसी को सचिन अच्छा लगता है, किसी को उसे हो सकता है टॉप 10 में ला के, सब तरह की बात है। क्योंकि टॉप 10 मतलब अब तक जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो ये वाली, जैसे कलेक्शन ऑफ, और सुनो, कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, बताओ। कलेक्शन ऑफ टॉप 2, कलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑफ, मतलब 2 बेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनके कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो बताओ होगा क्या? नहीं होगा, कॉमन सेंस है। क्योंकि बेस्ट किस सेंस में? भाई पढ़ाई में नंबर जो लग रहे हैं, जो एग्जाम हुई है उसमें टॉप 2 स्टूडेंट्स, तो बहुत इजीली बता देंगे कि भाई पिछला जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में टॉप 2 स्टूडेंट यानी फर्स्ट और सेकंड रैंक जिसकी है, ये उसका कलेक्शन। अगर मान लो कोई आपसे कहे स्पोर्ट्स में, तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो वो भी तो बेस्ट ही है। और कोई म्यूजिक में, समझ लेना आप लोग, तो ये कहानी है। तो ऐसे जब तक श्योरिटी ना हो किसी के बारे में, तो ये वाली बात है ना। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा सेट होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। तो लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक होता है रोस्टर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर। तो सबसे पहला जो मेथड है, लिखो मेथड 1, वो है रोस्टर मेथड। ठीक है, इसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी जो लिखा, ये जो लिखा है ना, ये रोस्टर मेथड है कि आप कलेक्शन बताओ एलिमेंट्स का क्या है। ये मतलब जैसे कलेक्शन जो एलिमेंट्स का हम कर रहे हैं, वो 4 एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे। इनको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के सेपरेट कर दो ऐसे, और सेट का यहाँ नाम लिख दिया हमने। तो ये जो रिप्रेजेंट किया हमने, ये रोस्टर फॉर्म ही था। ठीक है, तो इसको आप लिख लो एज ए डेफिनेशन टाइप से लिख लो। लिखो इन दिस method, a set is described, थोड़ा जल्दी लिख लेना। In this method, a set is described by listing elements in this method. A set is
डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। देखो हमें समझ में तो आ गया, बस डेफिनेशन ये है कि भाई कुछ रिलेटेड में हो, है ना, वो वाली बात है, बाकी हम समझा लिया कि क्या कहानी। लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमाज, ठीक है, एंड encloses and enclose them by curly brackets। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि वही सेम कहानी की एक सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कलेक्ट मतलब लिस्ट करना है, कैसे करना है, कॉमा से सेपरेट करके और कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। ये सब अपन को पता था पहले से ही, बस लिख लिया है थोड़ी, ठीक है। तो ये इसमें एक चीज जरूर लिख लेना, जैसे हमने यहाँ कहा विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एलिमेंट्स तो सबसे अलग अलग ही होंगे, लेकिन मान लो, अच्छा एक चीज आपने यहाँ नोट की होगी कि हमने यहाँ एक जनरली वर्ड काम में लिया, जनरली, यानी सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय। जनरली का मतलब आप जानते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही करना पड़ेगा, कंपल्सन नहीं है यहाँ पे। जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, आप स्मॉल से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी हमने कहा जनरली स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। और एक चीज हमने यहाँ लिखी थी इसमें, जैसे मान लो कोई सेट अगर हमने दे दिया, जैसे मान लो एक वर्ड है हमारा MISTRESS, ये है। इसमें अगर आपसे कोई कहे कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड, ये वर्ड है, इसमें कलेक्शन ऑफ लेटर्स, तो लेटर्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको बताओ, क्या क्या दिख रहा है इसमें, जल्दी बताओ। MISTR और E, ठीक है। एस रिपीट कर रहा है, कितनी बार आ रहा है एस, 3 बार, ठीक है, लेकिन हमें उसे लिखना एक बार है, यानी आपके लेटर्स आ गए, इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो जनरली क्या है, रिपीटेशन नहीं होता है, लेकिन बाई चांस अगर कोई रिपीट कर भी दे, जैसे मान लो कोई अगर आपसे कह दे कि बताओ ये कहानी, ये सेट है, तो इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दो ही, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 नहीं, उन्होंने क्या कहा विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इसमें एक ही एलिमेंट है, ध्यान रखना बस। यानी कोई इसे 2 बार लिख दे तो ये और ऐसे लिखना और ऐसे लिखना बात एक ही है, यानी ये तीनों सेट सेम ही है। ऐसे मत समझना कि 2 सेट, नहीं, क्योंकि सेट में जब हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो डिफरेंट होने चाहिए, तो इसमें एक ही एलिमेंट है ए, भले ही आप उसे लाख बार लिख दो, एक ही बार काउंटिंग होगी। इसमें एक है, इसमें भी एक ही है, इसलिए हमने तीनों को इक्वल कहा, ध्यान रखना ऐसे, ठीक है, लिख लो। ठीक है, लिखो एलिमेंट्स इन ए सेट ऐसे लिखना जनरली करके, जनरली जो एलिमेंट्स हैं वो सेट में वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई कर दे तो ठीक है, अपन काउंटिंग उनकी एक ही बार करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कर दे तो गलत है, गलत नहीं है, ये लिखना गलत नहीं है, सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन एक बात होता है जो काउंटिंग एक ही बार में, तो 10 बार लिखने से क्या फायदा, इसलिए हम लिखते नहीं है उसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उनके आप इसमें रिप्लाई करना। एग्जाम्पल करके लिखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर की जगह मैं लिखता हूं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर
लेस देन 10। इसका कलेक्शन निकाल के बताओ। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे कितने जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनका कलेक्शन। ठीक है, एक स्टूडेंट ने आंसर कर दिया, बाकी लोग भी करो फटाफट। हाँ जी, आयुषी, बाकी लोग भी करो, सभी लोग करो आंसर जैसा भी आ रहा है। आकांक्षा कर दिया, आयुषी ने कर दिया, राशि ने कर दिया, शाश्वत, विशाल, तान्या, श्रेया। ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करते रहो ना। तो ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। 10 से छोटे कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है 10 से छोटे पहले तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें जो 1 होता है, ये ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ध्यान रखना। ये 1 ना तो प्राइम ना कंपोजिट होता है, दोनों में कुछ नहीं होता। 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया, 7 प्राइम हो गया, इसके अलावा जो भी बचे 4 6 8 9, ये आपकी कहानी है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये कहानी है। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अगला जो मेथड है, मेथड 2, वो आपका है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि एक यहां पर एक्स लिखा और यहां पे एक प्रॉपर्टी लिख देते हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे इसी को लिखना होता ना, तो मैं क्या करता, यहाँ पे लिख देता एक्स, और यहाँ पे लिख देता बोले एक्स इज ए कंपोजिट नंबर लेस देन 10, ऐसे लिख देता। आगे समझ में? तो ये तो बहुत आसान बात हो गई। एक्स लिखा, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर लेस देन 10, तो ये भी सेट करना, ये भी रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, वो है आपका प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रोस्टर फॉर्म है। समझ में आ गया? नहीं आया? देखो, चलो आपने पूछा, अच्छा लगा। कहानी ये है, ये वैसे मैं लिख देता हूँ पहले एक बार, है ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी बात कि भाई ये रिप्रेजेंट मेथड क्या है। तो उसमें लिखो, लिखो इन दिस मेथड, in this method we write down a property or rule, ठीक है, which gives us all the elements of a set। ठीक है, कैसे? जैसे ये आपका सेट है, यहाँ पे हमने कहा x आपका एलिमेंट है। x क्या है? यहाँ पे एलिमेंट है। x आपका एलिमेंट है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख दो px, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ लिख देंगे वेयर px इज the property
where px is the property by which x belongs to, इसका मतलब जानते हो सब लोग, belongs to, इसका क्या मतलब है, x belongs to है, मतलब सेट ए जो है उसमें हमारा x एलिमेंट है, ये भी मैं अलग से लिखवा दूंगा वैसे, ठीक है, by which x belongs to A, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने कॉलन लगाया है ऐसे, तो यहाँ पे लिख लेना एंड कॉलन, ये जो कॉलन है ऐसे वाला, दिस स्टैंड्स फॉर सच दैट, ठीक है। अब मैं आपको देखो, हाँ अभी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये कहानी ऐसी है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी या रूल लिख देते हैं जिससे कि हमारा सारे एलिमेंट्स को, मतलब ऐसा कुछ लिख दो, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी या रूल लिख दो जिससे आपके जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमें पता है कि 1 2 3 4 ये हमारे मान लो कलेक्शन है एलिमेंट्स का, क्या है ये, नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम ऐसे कुछ लिखते हैं कि भाई अगर मैं कुछ रिटर्न में दे दूं कि भाई ये लिख दूं, इससे आपको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो क्या कह दूं मैं, बोले ये कह दो यार कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ऐसा कुछ। यहाँ पर हमने ये समझ में आ गया कि ये क्या है, 4 6 8 9 क्या है, कंपोजिट नंबर। तो अगर मुझे ये तो मेरा रोस्टर मेथड में लिखा, इन्हीं एलिमेंट्स को, अगर इन्हीं एलिमेंट्स को सेट के रूप में अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो देखो कैसे लिखूंगा, एक्स, एक्स हमारा एलिमेंट है। अब यहाँ कुछ ऐसा लिखो जिससे जिससे एक्स का कलेक्शन मिले, तो यहाँ लिख दो, यहाँ पर एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, नंबर लेस देन 10। अब आ गया समझ में, ये रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है वही एलिमेंट्स हैं, ये कंपोजिट में लिखा हुआ, एक्स हमारा एलिमेंट है, और एक्स निकाले वो कैसे, बोले ये कंडीशन है, जो 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 एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सब हमारे सेट का हिस्सा है। तो बताओ वही वाली बात हुई, ये तो यही है, बोले यार ये तो क्या बात हुई, ये तो यही सारे एलिमेंट्स यही तो हैं, हाँ तो वही है, इसलिए तो दोनों इक्वल है। जैसे आपसे कोई कहे, कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये आपको हमने 4 एलिमेंट्स दिए, ये दिख रहे हैं सबको, सबको दिख गए ये, इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको दिए 1 4 9 16, ये दिख रहे हैं सबको, आपको ये सबको पता होंगे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है, है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, है ना। तो बस ये तो कहानी रही हमारी सेट रोस्टर फॉर्म में, और आप इसको अगर आपको लिखना है सेट बिल्डर में तो कैसे लिखोगे कि x, और यहाँ कंडीशन लिख दो, बोले x इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो ये तो क्या है कि लैंग्वेज टाइप से लिख दिया, लेकिन क्या इसका यही तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या कहा, आप कुछ भी लिखो कैसे भी करके हमारे, सुनो अब मैं समझा रहा हूँ, और सुनो अभी अभी मैं इसको बहुत तरीके से लिख के दिखाऊंगा। मैंने कहा आप कुछ भी लिखो, आपको लैंग्वेज आती है, इंग्लिश भी आती है, गणित भी आती है, कुछ भी करके कुछ ऐसा लिखो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ये होने चाहिए। जैसे मैंने कहा एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर और फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। बताओ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स कौन कौन है। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता, बोले इसको आप रोस्टर में बदलो, तो आप क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4। इन्होंने कहा उसका क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। अब आ गया समझ में, आपको यही एलिमेंट्स मिल गए। इसी को मैं देखो दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा बोले x और x
इक्वल्स टू एन स्क्वायर, x इक्वल्स टू क्या लिख दिया, एन स्क्वायर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जानते हो, n बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है, बिलोंग्स टू। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N जानते हो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3, यानी कि n आपका नेचुरल नंबर है। अच्छा नेचुरल नंबर तो आपको समझ में आ गया कि 1 2 3 4 ऐसे चलेगा ये। अच्छा लेकिन अपन को मैक्सिमम कहां तक जाना है, मैक्सिमम कहां तक जाना है, 4 तक। तो क्या करेंगे, कंडीशन लगाओ, बोले एंड n आपका 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 4। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखना ध्यान से। n नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेस देन एंड, लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी 4 से ज्यादा नहीं जाना, तो क्या हुए जल्दी बताओ, 1 2 3 4 हो गए। अच्छा वो 1 2 3 4 आप यहां पुट करोगे n की, जैसे n की जगह नहीं आ रहा, चलो आप लोगों ने लिख लिया, ये इधर का लिख लिया, मिटा दूं एक बार। आ जाएगा, अभी आएगा, टेंशन मतलब सब आ जाएगा ना। क्वेश्चन लिखो आप एक बार छोटा सा, ये लिखने के बाद में सबसे पहले तो एक नोट करके पॉइंट लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ए लिखो, इफ x is an, if x is an element of set A, then we write it as x belongs to A। ऐसे लिखो, लिखो if x is an element of set A, then we write it as x belongs to A, यानी x ये जो हमारा सेट है, जैसे एक हमने ये सेट ले लिया A, तो बताओ 1 इसका एलिमेंट है कि नहीं है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 4। कौन कौन है, 1 2 3 4। तो हम ऐसे कहते हैं कि भाई 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसको बिलोंग कर रहा है। आ गया समझ में, ये तो क्लियर है ना। 2 बिलोंग्स टू ए, जो इसको बिलोंग नहीं करता है उसको हम ऐसे काट देते हैं कि जैसे हम इसमें देखें 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही है क्या, 5 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं सही है क्या, 5 इसमें का एलिमेंट है क्या, इसमें दिख रहा है क्या 5, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, काट दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 5 इसको बिलोंग नहीं करता, ठीक है। वी राइट इट एज दिस एंड रीड इट एज x belongs to set A, ठीक है। एक तो ये लिख लेना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए x belongs to A का मतलब क्या है। दूसरा आप एक चीज ये लिखना कि इफ x is not an element of set A, then we write it as ऐसे। अगर x इसका एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x does not belongs to A, एलिमेंट है तो ये और ये है। एग्जाम्पल सेट ए अगर हम लिख लें 4 6 7 8, हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए, 4 इसका एलिमेंट है और 10 इसका एलिमेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई है ना। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो तान्या, है ना, आ जाएगा समझ में। अभी क्या अपन एक दो एग्जांपल लेंगे ना, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो,
एक्सप्रेस the following set in set builder form. जैसे मैंने आपको दिया 1 8 ये दे दिया मैंने, ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 8 27 64 125। ठीक है, कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है पहले ये बताओ, अभी ये एट प्रेजेंट कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, ये नहीं कह रहा, ये जो सेट है ये कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है? हाँ रोस्टर में। ठीक है, रोस्टर में आ गया ना समझ में। तो अब ये हमें सेट बिल्डर में लिखना है इसलिए। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। अब सब लोग इधर देखना, ठीक है, लिखना मत, पूरा ध्यान इधर रखना ताकि समझ में आ जाए। ये तो सबको समझ में आ गया कि क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमने यहां एक्स लिख दिया एलिमेंट, मैंने कहा कुछ ऐसा लिखो जिससे हमें ये एलिमेंट्स मिल जाए, कुछ भी लिखो आप। तो देखो इसीलिए इसका कोई यूनिक तरीका नहीं है, यानी इनफाइनाइट तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स यहां पे लिखो, बोले एक्स क्या है, ये 1 2 3 4 हमारा जो एक्स है ना वो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब है। तो हम कैसे लाएंगे ये बताओ, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बोले एक्स हमारा एन क्यूब है। अब ध्यान से सुनते चलना, एक्स क्या है हमारा, एन क्यूब है, क्यूब है ना। अच्छा एन क्या होना चाहिए बताओ, अगर एक्स हमारा एलिमेंट का कलेक्शन, एक्स का कलेक्शन हमारा आंसर है और एक्स हमारा आएगा यहां से एन क्यूब। अब बताओ एन क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट। 1 2 3 4 5 होना चाहिए, तभी तो उसका क्यूब करेंगे तो एक्स बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताते चलना साथ के साथ में। एन क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5। कैसे आएगा जल्दी बताओ। तो देखो 1 2 3 4 5 हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं क्या, नहीं है? तो मैं यहां लिख दूं अगर कि वे आर ऐसे लिख लो, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसे लिख लो, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये तो आ गया समझ में। नेचुरल नंबर्स का सेट जानते हो सब लोग, कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स का सेट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तो क्लियर है सबको? ठीक है, तो एन इसको बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ होगा। अब बताओ, तो ये समझ में आ गया कि 1 से स्टार्टिंग हो गई, लेकिन ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये तो जाता रहता है, इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ हमें स्टॉप करना है इसे, जल्दी बताओ, बताओ तान्या, कहाँ स्टॉप करना है इसे? हमें जो एन चाहिए वो कितना चाहिए मैक्सिमम, 5। वेरी गुड, तो हमें मैक्सिमम 5 चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे एंड एन लेस देन और इक्वल टू 5। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। लेस देन 5 नहीं, लेस देन 5 लिख दोगे तो 5 से छोटा हो जाएगा। लेस देन आप 6 कह सकते हैं, देखो लेस देन 6 है मतलब 6 से छोटा, और लेस देन 5 5 से छोटा हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब लेस देन 5 या इक्वल टू 5, यानी 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो, दोनों चलेंगे। तो इसका ध्यान रखना इक्वलिटी का। अब तान्या क्लियर है कि नहीं, बताओ, या अभी भी डाउट है? क्लियर, वेरी ठीक। तो ये कहानी है अपनी, ये हो गया है ना। अब देखो अगर मान लो ऐसे दे रखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, कैसे, आप यहां से स्टार्ट करोगे, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। कहां तक जाना है, 5 या 5 से छोटा, यानी 5 तक जाना है हमें। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हुआ, एन। एन हम यहाँ पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 क्यू मतलब 1, 2 पुट करोगे तो 2 क्यू मतलब 8, 3 क्यू मतलब 27, 4 क्यू मतलब 64 और 125। ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे।
अच्छा ये लिख दिया। दूसरा तरीका, किसी के माइंड में कोई और तरीका है तो वो बता दो। x इक्वल्स टू एन क्यू कह दिया, n नेचुरल नंबर कह दो, एंड जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा n लेस देन 6, तो वेरी गुड। आगे समझ में, ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों ही सही है। 6 से छोटा चाहिए हमें, आप 6 से छोटा मतलब मैक्सिमम 5 ले सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? और क्या कह सकते हैं, और बताओ फटाफट, ये पूरी मतलब चलता रहेगा जो भी आपने सीखा है। एन क्यूब, एन आप कह दो एन बिलोंग्स टू होल नंबर। डब्लू जानते हैं सब लोग, डब्लू क्या होता है? डब्लू आयुषी बताओ, आकांक्षा। हाँ, एन इज होल नंबर ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 6। ठीक है, शाबाश। ये भी यही कहा, डब्लू मतलब होल नंबर। किसी को नहीं पता है तो लिख लेना 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स होते हैं। तो एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू ये चलेगा, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए। तो हमें क्या कहना चाहिए जल्दी बताओ? एंड हम कहेंगे बोले एन हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है। हाँ आकांक्षा वेरी गुड। ये भी कह सकते हैं कि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 6 हो, बिल्कुल सही है। तो ऐसे इनके बिल्कुल भी बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, ये सब तरीके लिख लेना। ठीक है। एन आप कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसे कह दो। और कोई तरीका, और कोई तरीका है किसी के पास? देखो मैं और बताता हूं, आप ऐसे कह लो कि डायरेक्ट आंसर ही देखो एक और इंटरेस्टिंग तरीका, आप डायरेक्ट यही लिख दो जो हम एक्स लिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स के एक्स एलिमेंट है, मैं कह रहा हूं एक्स की जगह एक्स क्यूब लिख दो डायरेक्ट। अब हमारा एलिमेंट कौन है जल्दी बताओ? हमारा एलिमेंट एक्स नहीं है, कौन है? एक्स क्यूब हमारा एलिमेंट है। और यहाँ पे कंडीशन लगा दो आप कंडीशन किस पे लगाओ? एक्स पे लगा दो। तो आप बताओ, जल्दी बताओ, तुम सब लोग सोच के बताओ फटाफट, एक्स हमारा क्या होना चाहिए? भला आंसर है हमारा एक्स क्यूब, एक्स क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5, यही होना चाहिए ना? क्या लिखे? जो आप यहाँ पर एन पे कंडीशन लगा रहे थे वो आप किस पे लगा दो? अब एक्स पे। तो हम ये कहेंगे कि बोले यार एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। अब समझ में आया कि नहीं आया? लेस देन इक्वल टू लेस देन 6 कह दो, एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6 कह दो, या फिर लेस देन इक्वल टू 5। बोलो क्लियर है कि नहीं है सबको? आ गया समझ में? कर लोगे ना? वैसे तो क्या है, अपना टाइम हो चुका है 1:15 है ना, लेकिन मैं आप लोगों की 2 मिनट और ले लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपका उधर से मतलब अभी हमने क्या किया, रोस्टर को सेट बिल्डर में लिखा, आप सेट बिल्डर को रोस्टर में लिख के बता दो एक। ठीक है, आप लोग सब समझदार हो, समझ ही गए हो, तो लिख के बता दो एक। एक तो आप ये कर लो फटाफट। नेक्स्ट लिखो, लिखो एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म। एक्स एक्स इज ए लेटर। अब ये किस में लिख रहे हैं हम? अभी हम सेट बिल्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखो एक्स एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। अच्छा वीडियो पॉज हो गया? अभी अभी कैसा है? अभी दिख रहा है सबको? नहीं आ रहा? बाकी को तो दिख रहा है, आप अपना नेटवर्क चेक कर लो अगर से एक बार, अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार। बाकी सबको दिख रहा है, वेरी गुड कह रहे हैं।
तो या तो आप रीजॉइन कर लो दोबारा, है ना, दोबारा से ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ लिख लो, एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म एक्स, एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड। हाँ, आप कितने लोगों ने कर लिया है, जल्दी बताओ फटाफट। आयुषी वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो सब लोगों ने देख लिया होगा कि मिसिसिपी जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स हैं कौन कौन है, जल्दी बताओ। देखो हमें डिफरेंट लेटर्स देखने हैं, तो इसमें सिर्फ 4 ही प्रकार के लेटर हैं, एम, आई, एस और पी। हाँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एम, आई, एस, पी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में। एक्स बराबर मत लिखना है, एक्स बराबर मत, एक्स बराबर नहीं लिखना है, ठीक है। एक्स तो यहाँ अलग था, एक्स हमारा एलिमेंट, हाँ, मतलब इसमें एक्स बराबर एम आई एस पी है, इसमें तो है, लेकिन हमें इस, ये जो लिखा है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमें रोस्टर में लिखना है, तो रोस्टर में अपन डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख देंगे जो भी है ना। एक्स बराबर इसमें तो सही है, जैसे आप यहाँ लिखा है कि एक्स क्या है, बोले इसके एलिमेंट्स क्या है, एम आई एस पी, तो यहाँ रखोगे तब ये मिलेगा। आ गया समझ में सबको। चलो अब काफी टाइम हो गया है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा बताओ, आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, या सब समझ में आ गया, आ गया सबको, सब समझ में। ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है, जय श्री राम। बाकी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। ठीक, अब आप लीव कर सकते हैं।